हे एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूरोपियन एम्पेरियलिज्म के बारे में। अब देखो, बहुत सारे कुछ वर्ड्स ऐसे आपने सुन रखे हैं, कॉलोनियलिज्म, एम्पेरियलिज्म, ये शब्द दिमाग में घूम रहे होंगे बहुत दिनों से इतिहास में, है ना। और आपको मतलब भी पता होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इतिहास के आप एम्पेरियलिज्म के उस दौर को अब देखोगे जो आपको बताएगा कि वास्तविकता में एम्पेरियलिज्म था क्या, और उसका जो एक बहुत बुरा चेहरा था वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साम्राज्यवाद या एम्पेरियलिज्म जो है यूरोप का, वो आपको इस वीडियो में पढ़ना है। तो हम बेसिकली लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, जो आपका चैप्टर 10 है क्लास 11th की हिस्ट्री का, उसको कवर कर लिया है। अब आपको ये बात जो हो रही है वो बात हो रही है एम्पेरियलिज्म के बारे में। आपको ये जो चैप्टर बता रहा है, अभी ये जो टॉपिक और वीडियो बता रहा है, वो एम्पेरियलिज्म के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो द वर्ड कम्स फ्रॉम बेसिकली एम्पायर, और एम्पायर का मतलब आप सबको पता है, साम्राज्य, एक पर्टिकुलर एम्परर डायनेस्टी, और उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा एम्पायर या जुडिशियरी या जुरिस्डिक्शन कह दो, जुरिस्डिक्शन कह दो, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कह दो, टेरिटरी कह दो, वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडली एक्सपांड हो सके तो वो उसका क्या कहलाता है, एम्पायर कहलाता है, एम्परर का। और जब ये सनक, जब ये भूख, जब ये डिज़ायर, जब ये ग्रीड इस लेवल तक बढ़े कि ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज हमारे हों, वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी हो या ना हो, वहाँ पर गुड एडमिनिस्ट्रेशन हो या ना हो, वहाँ पर एथिकल मोरल रूल रेगुलेशन हो या ना हो, लेकिन वो एरिया होना चाहिए आपकी जद में। तो जब इस लेवल तक आपके साम्राज्य के विस्तार की ग्रीड पहुंचेगी तो उसी को आप क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं। बड़े आसान शब्दों में मैंने इसको समझाने की कोशिश की आपको, तो आप इसको साम्राज्यवाद कहते हैं। यूरोप के साम्राज्यवाद की कहानी आपको उसका एक हिस्सा देखने को मिल चुका है पहले। यूरोपियन एम्पेरियलिज्म की जो कहानी है उसका एक पार्ट आपने देख लिया है चैप्टर 8 में। जब आप चैप्टर 8 में स्पेन और पुर्तगाल के एक्सपांशन की बात पढ़ रहे थे, कैसे कोलंबस ने सबसे पहले जो है वो समुद्री यात्राओं का दौर शुरू किया स्पेन, और फिर उसके बाद कैसे पुर्तगाल ने भी समुद्री यात्राओं का दौर शुरू किया। ठीक है, तो इन समुद्री यात्राओं में हुआ क्या, स्पेन और पुर्तगाल ने अपने एम्पायर्स को एस्टैब्लिश किया, कहां पर, कैरेबियन आइलैंड्स में, और उसके बाद फिर सदर्न अमेरिका के एरियाज में। और हुआ क्या कि साम्राज्य विस्तार में एक ही चीज की ग्रीड थी कि यहां पर क्या हो, जितने भी रिसोर्सेस हैं इन एरियाज में, कॉलोनीज में, इन सारे रिसोर्सेस को हम क्या करें, अपने मदर कंट्री के लिए, अपने जो मदर नेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें, और यहां के रिसोर्सेज को धीरे धीरे ड्रेन करते चले जाएं। यहां के लोकल लोगों से कोई मतलब नहीं होता था। तो ये साम्राज्य विस्तार का सबसे वर्स्ट एस्पेक्ट आप कह सकते हो, क्योंकि साम्राज्य में तो राजा रिस्पॉन्सिबल होता है लोगों के लिए, उनके जीवित रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनको फ्लरिश करने के लिए, उनके मरने के लिए, उनके नष्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ साम्राज्य विस्तार से मतलब सिर्फ एक है कि वास्तविकता में तो यूरोपियन राजाओं के लिए उनका जो एक नेशन है जहां पर वो बैठे हुए वही साम्राज्य है बस, बट नाम के लिए कि हाँ ये क्षेत्र भी हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में आता है। दुनिया में बड़े बड़े एरियाज हमारे जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वहां के लोगों से कोई मतलब नहीं है। वहां की जमीनों में गड़े जमींदोज जो संसाधन हैं उनको निकालो, रिसोर्सेज को निकालो, गोल्ड निकालो, वहां से जो रॉ मटेरियल है वो निकालो, और उस रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करो इस कंट्री, मेन कंट्री के नरिशमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। यही साम्राज्यवाद का जो एक सही मायना है, सही मीनिंग है, वो इनके लिए था। क्लियर है। तो स्पेन और पुर्तगाल ने किस तरीके से साउथ अमेरिका को बर्बाद कर दिया, वहां की एज़टेक्स, इनकास कम्युनिटी को, कैरेबियन आइलैंड में अरवाक और मायन कम्युनिटी जो थी उनको किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके कल्चर को गोल्ड की ग्रीड में, सोने की ग्रीड में। जबकि वो ट्राइब्स, उन्हें क्या है, आपने वो वीडियोस देखे होंगे चैप्टर 8 के, तो आपने पढ़ा है कि चैप्टर 8 में किस तरीके से ट्राइबल्स उनको हेल्प करते हैं बाकायदा, जब यही यूरोपियंस, स्पेनिश और पुर्तगीज उनके पास जाते हैं। यहां तक कि उनको वो सोना, गोल्ड जो चाहिए था, जिसके लिए ग्रीडी थे, वो ऐसे ही फ्री में दे देते थे। यूरोपियंस को भी अचरज होता था कि ये क्यों, जबकि रीजन सिंपल सा था कि जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, जो लोकल लोग थे,
उन्हें लालच नहीं था चीज़ों के प्रति, वो चीज़ों के मूल्य पक्ष के ऊपर कम जाते थे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, वो रिलेशन, खुशी, हैप्पीनेस, इसकी वैल्यू में ज़्यादा जाते थे कि अगर हम ये चीज़ इनको देंगे, क्योंकि ये चीज़ इनको चाहिए और अगर हम दे देते हैं तो वो अच्छा लगेगा इनको। तो वो इस एक बहुत छोटे से हैप्पीनेस के एस्पेक्ट को लेकर बड़े बड़े गोल्ड को जो है वो अमाउंट को जो है वो दे दिया करते थे, वॉल्यूम्स को दे दिया करते थे इन पुर्तगीज और स्पेनिश लोगों को। और स्पेनिश और पुर्तगीज लोगों ने ऐसे बहुत सिंपल हार्टेड सेल्फ जो रिलायंस वाली आपकी ट्राइब थी, ठीक है, खुद पे भरोसा रखने वाली स्वतंत्र एक ट्राइब थी, वो धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब आज की वीडियो में भी हम यही पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि कैसे यूरोपियन इंपेरियलिज्म जो है आगे बढ़ रहा है। क्लियर है? तो 17वीं शताब्दी के बाद, 17th सेंचुरी के बाद स्पेन और पुर्तगाल का जो स्पेन और पुर्तगाल का जो आपका एक्सपांशन है अमेरिकन एम्पायर में, वो नहीं हुआ। उसका रीजन साफ था कि स्पेन और पुर्तगाल में जो भी लूट के लेके गए ये लोग, उसको बड़े लेवल पर री इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि अगर री इन्वेस्ट करते तो शायद वापस से कैपिटल बनती। तो री इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ और जो स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज और स्टॉक कंपनीज बनती थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज का फॉर्मेशन होता था, वो वाला पैटर्न यहां पे फॉलो नहीं हुआ। क्लियर है? और जब ये पैटर्न यहां फॉलो नहीं हुआ तो जो कुछ भी यहां से चोरी करके लेके गए, लूट के लेके गए, उससे स्पेन और पुर्तगाल की इकोनॉमी तो अच्छी हो गई, लेकिन धीरे धीरे यहां पर बाद में इनकी जो ग्रास्प है वो कम हो गई। यहां के लोकल लोगों को इन्होंने सब्जुगेट कर दिया और स्पेन और पुर्तगाल के राजा ने इनको अपने आप में एक तरीके से कह सकते हो कि अथॉरिटी देकर लोकल लोगों को फ्री कर दिया कि ठीक है आप रूल करिए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर उसके बाद से आप बात करोगे तो उसके बाद से बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे फ्रांस हो गया, हॉलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है, इन्होंने अपनी अथॉरिटी को एक्सटेंड करना शुरू किया और दुनिया के बाकी देश या रेस्ट ऑफ द अमेरिकन एरियाज जो है, अफ्रीका जो है, एशिया, यहां पर कॉलोनीज डेवलप करनी शुरू कर दी। क्लियर है? तो अब आप देख रहे हैं कि यूरोप की बाकी कंट्रीज जो हैं, यूरोप के जो बाकी देश हैं, जैसे हॉलैंड हो गया आपका, इंग्लैंड हो गया आपका, ठीक है, फ्रांस हो गया आपका, स्पेशली इंग्लैंड और फ्रांस ये बहुत बड़े राइवल्स थे, इनके बीच में जो है वो बहुत बड़ा कंपटीशन होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो एरियाज हैं उनको वो कॉलोनाइज कर सकें। क्लियर है? तो अब आप देखेंगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, हम इंडिया का भी देखेंगे, लेकिन बेसिकली इंडिया है नहीं इसमें, वो फिर क्लास 12th में डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम, लेकिन हाँ जिक्र आएगा, जिक्र जरूर आएगा उसका, ठीक है। तो एशिया को भी कॉलोनाइज, अब एशिया की बात आ रही थी तो इंडिया का थोड़ा सा जिक्र तो आ ही जाएगा। तो अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और आयरलैंड, इन सब एरियाज को अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। क्लियर है? ये सारे इंग्लैंड की कॉलोनी बन गए धीरे धीरे। क्लियर है? और यहां पर ज्यादातर जो सेटल होने वाले लोग थे, ये लोग कहां के थे? ब्रिटिश लैंड ओनर्स थे, ठीक है, या फिर यहां पर जिन लोगों के पास जमीनों के मालिकाना हक थे, बेसिकली वो कौन लोग थे? ये सारे लोग ब्रिटिशर्स थे या ब्रिटिश ओरिजिन के लोग थे, या फिर आप इनमें से कह दें कि या तो फ्रेंच ओरिजिन के थे या वो ब्रिटिश ओरिजिन के थे। तो कॉलोनाइजेशन मीन्स धीरे धीरे इन लोकल एरियाज में या जो अभी नए न्यूली एक्सप्लोर्ड एरियाज थे, उन एक्सप्लोर्ड एरियाज में पॉलिटिकल सेटअप एस्टैब्लिश हो जाना, इसी को कॉलोनी कहा गया। आगे जाके आप देखोगे कि फिर इनका रिस्पांस भी हुआ, लेकिन अभी तो फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कशन ये करने वाले हैं कि किस तरीके से कॉलोनाइजेशन हुआ। रिस्पांस की बात तो बाद में करेंगे, जैसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा और अमेरिका अपने आप को ब्रिटेन के चंगुल से आजाद करेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही होने वाला है। इंडिया का भी फ्रीडम स्ट्रगल जो हम अगले क्लास में, यानी कि आपका जो नेक्स्ट क्लास 12th है पूरा, वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर डिपेंडेंट है, वो पूरा डेडिकेटेड है ना। पूरी आपकी जो 2-3 पार्ट्स में बुक्स हैं वो उसके ऊपर डेडिकेटेड। अफ्रीका में भी यही सिचुएशन होगी। तो यूरोपियन इंपेरियलिज्म का मतलब है कि यूरोप के साम्राज्य का विस्तार धीरे धीरे तमाम उन क्षेत्रों की तरफ होना जहां पर अभी तक यूरोप नहीं पहुंचा था, बेसिकली जहां पर अभी इंग्लैंड, फ्रांस जैसे बड़े देश नहीं पहुंचे थे, छोटे छोटे स्पेन और पुर्तगाल पहुंचे भी थे, तो वो अब उनकी लिमिट हो गई थी, उनकी सीमाएं तय हो गई थी और वो अब आगे एक्सपांशन नहीं कर रहे थे। उनके और वजहें थी कि उन्होंने जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी अर्न किया, वो अपने देश में खर्च कर दिया और आगे उनके ट्रेड करने के बहुत विजन्स नहीं थे। लेकिन अब ये ब्रिटेन और आपके फ्रांस, इनके बाकायदा विजन्स थे
बड़े स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज बनेंगी, यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो रहा है। तो इंटरनल डिमांड भी है, इंटरनल नीड भी है, इंटरनल ड्राइविंग फोर्स भी है, उसी का रीजन था। और बाहर बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल थे ही, तो यही इंटरनल ड्राइविंग फोर्स इनको और भी कॉलोनाइजेशन के लिए क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, 18वीं शताब्दी के आसपास आप देखोगे कि लाभ कमाने का, प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का, क्योंकि ब्रिटेन में इस समय जो कैपिटलिज्म है और इस कैपिटलिज्म का जो एक रेवोल्यूशनरी इंपैक्ट दिखा है वो हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तौर पर दिखा है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हो रहा है ब्रिटेन में, औद्योगिक क्रांति जो हो रहा है ब्रिटेन में, उससे पूंजी, वहां के समाज का, वहां के पूंजीपति वर्ग का, वहां के एक मेजॉरिटी सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फोकस हो गया। ज्यादा से ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा पूंजी निर्माण करना है, कैपिटल फॉर्मेशन में ध्यान देना है। क्लियर है? और कैपिटल फॉर्मेशन किस चीज के ऊपर बेस्ड होता था? बहुत सिंपल सी चीज है, कैपिटल फॉर्मेशन वाज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जितना ज्यादा आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेंगे उतना तेजी से आपका जो कैपिटल है वो जनरेट होगा। फायदा इज इक्वल टू पूंजी, प्रॉफिट रेवेन्यू ये जो है वो मैनिफोल्ड होता चला जाएगा। तो शुरुआत में जितना भी कॉलोनाइजेशन का प्रक्रिया हो रहा है, ये कॉलोनाइजेशन का प्रक्रिया ये किस एक फिलॉसफी के इर्द गिर्द घूम रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के स्ट्रेटजी के इर्द गिर्द घूम रहा है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और इसी ने प्रमोट भी करा, इसी ने मोटिवेट भी करा लोगों को कि भाई कॉलोनाइजेशन जो हो, कॉलोनी जो हो, वो ज्यादा से ज्यादा जगहों पर हो, यानी अपने क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के दूसरे के क्षेत्र में जबरदस्ती क्या करना, एक एनक्रोचमेंट करवाना, अपनी पॉलिटिकल पावर्स को वहां पर एक्सरसाइज करना, यही कॉलोनी का लक्षण था। अभी तक अगर आप कॉलोनी का मतलब नहीं समझ पाए तो देखो, कॉलोनी जो है वो अ पीस ऑफ लैंड और टेरिटरी, एक जमीन का टुकड़ा हो गया या टेरिटरी हो गई आपकी। ठीक है, एक ऐसी टेरिटरी जो किसी दूसरे देश के कब्जे में है, ठीक है, जो इसका पेरेंट नेशन होगा। क्लियर? और ये पेरेंट नेशन इस पर्टिकुलर टेरिटरी की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ठीक है, जो पॉलिटिकल डिसीजन है, ये सारे पॉलिटिकल डिसीजन यहां ये कंट्री लेगा। क्लियर है? और पॉलिटिकल डिसीजंस, इसका मतलब बाकी सारे डिसीजन ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हैं, इकोनॉमिक डिसीजन या बाकी सारे डिसीजन भी ऑटोमेटिकली उसी में इन्वॉल्व हो गए। अब ये पेरेंट नेशन कभी भी इस टेरिटरी या ये जो पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, इस पीस ऑफ लैंड के बेनिफिट में काम नहीं करेगा, कभी भी इसके बेनिफिट में काम नहीं करेगा, बल्कि इस टेरिटरी को एक्सप्लॉइट करेगा ताकि पेरेंट नेशन को क्या किया जा सके, और नरिश किया जा सके। तो यहां पर कॉलोनी बनाने का या कॉलोनी को बढ़ाने का जो प्रोस्पेक्ट था, जो पहलू था, वो इसी बात पर आधारित था कि ज्यादा से ज्यादा कॉलोनी बनाई जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट कमाया जा सके यहां पे। क्लियर है? बाद में ये प्रॉफिट जनरेट करने या प्रॉफिट का जो प्रोस्पेक्ट है वो कॉलोनीज में एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर को चेंज करेगा। जैसे कई जगहों पर, जैसे भारत जैसे देशों की बात करोगे तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, जैसे कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो साउथ एशिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले तो ट्रेड किया, लेकिन ट्रेड के बाद धीरे धीरे यहां की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाया, राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया, और इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फायदा उठा के यहां के नेटिव लोगों के साथ क्या किया, वॉर किया और लोकल रूलर्स को डिफीट किया। जो स्थानीय राजा थे, लोकल रूलर्स थे, इनको डिफीट किया, और उनको डिफीट करने के बाद उनकी जो टेरिटरीज थी उनको एनेक्स कर लिया, उनके साथ में ट्रीटी साइन करी, ठीक है, एग्रीमेंट्स किए, और इन ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स के थ्रू उनकी जो पॉलिटिकल पावर थी वो खुद एक्सरसाइज करने लग गए। और जब खुद एक्सरसाइज करने लग गए तो वहां पर राजा के तौर पर एस्टैब्लिश हो गए। क्लियर है? राजा के बहुत सारे बैटल और बहुत सारे ऐसे वॉर्स आप पढ़ेंगे, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पार्ट में, जिसकी वजह से लोकल लोग जो है वो हारते चले गए, और हारते चले गए जब, तो फिर उनकी सारी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के पास चली गई। ब्रिटिशर्स वहां के नए राजाओं के तौर पर उभर कर आने लग गए। तो शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यही करेगी, और जब इनके हाथ में पावर गई तो देखो कॉलोनी बनाने में देर नहीं हुआ। तो यहां पर जितना भी डेवलपमेंट करेंगे लोग, ये सारा का सारा डेवलपमेंट किस चीज से रिलेटेड होगा, ये सारा का सारा डेवलपमेंट जो होगा इस चीज से रिलेटेड होगा कि हम यहां से जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो इन्वेस्टमेंट हमारे पेरेंट नेशन को और इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करे। तो यहां पर टैक्सेस कलेक्ट करना शुरू किया। अब टैक्स कलेक्ट जिस कंट्री में हो रहा है
उस कंट्री से टैक्स का कलेक्शन होकर जो एक्सपेंडिचर है वो कहां पर होगा, वो दूसरे देश में, यानी कि वो टैक्स कलेक्ट होकर मैक्सिमम दूसरे देश में जाएगा। यहां पर दूसरा जो कंट्री है जो रूल कर रही है वो टैक्स कलेक्ट करके अपनी मशीनरी, अपनी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर खर्च करना शुरू करेगी, लोकल लोगों के ऊपर कम करेगी, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने में उस पैसे को कम, यानी जो टैक्स का कलेक्शन होगा वो टैक्स का कलेक्शन करने के बाद या होने के बाद में जिनसे टैक्स कलेक्ट किया गया है उनके बेनिफिट में कम खर्च होगा, ना के बराबर खर्च होगा, बल्कि इसके अलावा जो लोग कलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए और जिसके लिए कलेक्ट कर रहे हैं उसके बेनिफिट में ज्यादा यूटिलाइज होगा। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये एक्सप्लॉयटेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश होगा, ठीक है, जैसा कि इंडिया में आपको देखने को भी मिल रहा था। क्लियर है? इसी टैक्स के पैसे से यहां पर डेवलपमेंट भी होगा, मैंने कहा ना डेवलपमेंट होगा, लेकिन डेवलपमेंट भी कैसा, ऐसा डेवलपमेंट होगा जो कि पेरेंट नेशन को नरिश करेगा। जैसे कि आप देखोगे रेलवे का डेवलपमेंट हुआ तो बड़े लेवल पर रेलवे का डेवलपमेंट हुआ और रेलवे का निर्माण होना शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन रेलवे का निर्माण जो है वो पर्पस क्या था रेलवे के निर्माण के पीछे, कि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को आसानी से हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसपोर्ट कर सकें, या मैं कह दूं कि जो विलेज एरियाज हैं, इन विलेज एरिया में जहां पर रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है, यहां पर रेलवेज को लेके आए और इनको पोर्ट सिटीज से कनेक्ट कर दें हम। जब हम पोर्ट सिटीज से इन विलेजेस को कनेक्ट करेंगे तो रॉ मटेरियल बहुत इजीली इन विलेजेस से पोर्ट सिटीज तक पहुंचेगा और पोर्ट सिटीज से हम उस गुड्स को, उस रॉ मटेरियल को शिप्स के थ्रू कहां पर, इंग्लैंड में लेके जाएंगे, वहां पर प्रोसेस करेंगे, वहां फिनिश गुड। जैसे मैं कॉटन की बात कर लूं, पिछले ही चैप्टर में आपने पढ़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, क्या पढ़ा आपने कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कॉटन तो होता नहीं था इंग्लैंड में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन का जितना भी कॉटन आता था वो सारा कहां से इंपोर्ट करके लेके जाती थी, वो सारा लेके जाती थी इंडिया से, और इसके बाद उसको ब्रिटेन में प्रोसेस किया जाता था, प्रोसेस करने के बाद उसे कपड़ा बनाया जाता था। लेकिन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर कंट्रोल स्थापित कर लिया, जो कि जस्ट आपने अभी पढ़ा, मतलब एक आइडिया लिया अभी, क्योंकि यूरोपियन इंपीरियलिज्म की बात कर रहे हैं, तो जब साम्राज्यवाद स्थापित हो गया भारत में ब्रिटेन का, तो भारत में ब्रिटेन का साम्राज्यवाद स्थापित होने के बाद यह प्रक्रिया पूरी तरह बदल गई। अब इंडिया जो था एक तरीके से ब्रिटेन के साम्राज्य का हिस्सा बन गया, और अब ब्रिटेन के साम्राज्य का हिस्सा इस तरीके से बना कि यहां के सारे संसाधन ब्रिटेन के, भले यहां की लायबिलिटीज कुछ ना हो ब्रिटेन की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटीज गई किनारे, और यहां के रिसोर्सेस, यहां की इकोनॉमी ब्रिटेन की। क्लियर है? तो यहां के सारे रिसोर्सेस जो है रॉ मटेरियल के तौर पर अब यही पूरा अब शिप के थ्रू आपका प्रोसेस, जो कपड़ा प्रोसेस होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल, जैसे मान लो कॉटन की बात कर रहा था मैं, तो कॉटन गांवों से पोर्ट सिटीज तक, पोर्ट से शिप से इंग्लैंड तक, और यहां कपड़ा बनेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, और वो प्रोसेस होकर शिप के थ्रू, पोर्ट्स के थ्रू जस्ट एक वापस से यहां पोर्ट्स के थ्रू विलेजेस में, विलेजेस या तमाम अलग जगह, मतलब जो प्रोसेस्ड आइटम है या जो फिनिश्ड गुड्स की बात कर रहा हूं मैं, वो गांव-गांव तक पहुंचेगा, गांव-गांव तक उसकी रीच हो जाएगी, गांव-गांव तक वो पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो जिस ग्रास रूट लेवल से आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, उसी ग्रास रूट लेवल तक ट्रांसपोर्टेशन भी होगा फिनिश गुड्स का, बने बनाए सामान का। क्लियर है? इसके साथ साथ व्यापार जब इजी हो गया तो उसके साथ साथ और क्या हुआ, यहां की माइंस वगैरह को एक्सकेवेट करना शुरू किया, यहां पर बड़े बड़े प्लांटेशंस लगाए, जैसे आप देख रहे हो, है ना, चाय हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हो गया। तो भारत का इतिहास जाके आप खोज लें, ये अवेलेबल नहीं था, nobody was using this, ठीक है, कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपको आदत लग गई सिविलाइज्ड होने का, चूंकि ब्रिटिशर्स क्या है, ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर प्रदर्शित करते थे, और चाय पीना एक क्या हो गया, सिविलाइजेशन का हिस्सा हो गया, कि भाई सभ्य है अगर आप इस तरीके के चीजों को फॉलो करेंगे जो ब्रिटिशर्स करते हैं। ठीक है, कॉफी, सो टी और कॉफी के प्लांटेशंस लगने लग गए, कमर्शियल क्रॉप्स जैसे इंडिगो, तो इंडिगो वगैरह का कॉन्ट्रीब्यूशन, कल्टीवेशन होने लग गया, इंडिगो वगैरह का कल्टीवेशन होने लगा, नील वगैरह का कल्टीवेशन होने लग गया। तो जितने भी कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ये सारी कमर्शियल क्रॉप्स उगाना शुरू कर देंगे, बड़े बड़े प्लांटेशंस लगेंगे, शुगर प्लांटेशंस, टी प्लांटेशंस, कॉफी प्लांटेशंस, ठीक है, टोबैको, तो टोबैको अमेरिका से लेके आए लोग, साउथ अमेरिका के ट्राइबल लोग खाते थे, आपके यहां कोई नहीं खाता था, लेकिन धीरे धीरे टोबैको लेके आए और आपको भी खिलाना शुरू कर दिया, और आज हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना, जुमा केसरी,
तो इस तरीके से ये जो सारी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया यूरोपियन इंपीरियलिज्म के थ्रू ही हो रही थी, ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे जब आप, तो आप देखेंगे यूरोपियन इंपीरियलिज्म जैसे अफ्रीका, जैसे अमेरिका और एशिया को परेशान कर रहा था, वैसा ही अफ्रीका को भी, अफ्रीका में भी यूरोपियन इंपीरियलिज्म बड़े लेवल पर बढ़ेगा। और आप देखोगे कि अफ्रीका जो है उसमें कोस्टल ट्रेड जो है, तटवर्ती व्यापार जो है शुरू होगा, और बाद में ये तटवर्ती व्यापार जो है वो स्लेव ट्रेड और तमाम चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 9वीं शताब्दी आते आते, 19वीं शताब्दी आते आते, 19वीं शताब्दी आते आते यूरोप के, अफ्रीका के इंटीरियर पार्ट्स में जो भी रिसोर्सेस हैं, इन रिसोर्सेस को बहुत सारे जो आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं ये आइडेंटिफाई कर लेंगी। पहले तो पता ही नहीं था अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका पहले शुरू में आया ही नहीं, और अफ्रीका में ये सोचा जा रहा था कि ज्यादातर संसाधन नहीं है। वो तो अमेरिका से जब स्लेव ट्रेड शुरू हुआ तब तो ये लोग इस कांटेक्ट में आए, और स्लेव ट्रेड में सिर्फ यहां से शुरू में स्लेव लेके जाते थे, गुलामों को लेके जाते थे, लेकिन बाद में सिचुएशन ये हो गई कि यहां से जो ब्रिटेन से फिनिश गुड्स आता था वो भी तो यहां कंज्यूम होता था। यहां के लोग अपने रिसोर्सेज के बारे में अवेयर थे नहीं, ये ट्राइबल लोग थे और इनकी इंटरनल फाइटिंग चलती रहती थी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। तो इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को इन्होंने एक एडवांटेज के तौर पर लिया, और अफ्रीका के जो भी रिसोर्सेज थे उन अफ्रीका के रिसोर्सेज को बांटना शुरू कर दिया आपस में, ठीक है ना। आप देखोगे कि यूरोपियन कंट्रीज आपस में इतनी ग्रीडी कंडीशन में पहुंचेंगी कि उस ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए एग्रीमेंट्स होंगे बकायदा। आपने बर्लिन कॉन्फ्रेंस का नाम सुना होगा, बर्लिन कॉन्फ्रेंस जिसको हेड किया था बिस्मार्क ने, ठीक है, ओटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क ने आइडिया सजेस्ट किया कि हमें बांट लेना चाहिए अफ्रीका को, 14 देशों के बीच में अफ्रीका इस तरीके से बटेगा। और ये मुख्य देश थे जिनके बारे में, जो बड़ी कॉलोनियल पावर थी, ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, पोर्तुगीज, इटालियन, बेल्जियम, स्पेनिश, और कुछ एरियाज थे जो इंडिपेंडेंट थे। तो इस तरह से छोटे छोटे एरियाज में आपका अफ्रीका जो है बट जाएगा, और ये सारे देश जो हैं वो अफ्रीका के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे। तो आप देख रहे हो कि अफ्रीका का तो सबसे ज्यादा, भले थोड़ा सा लेट एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, लेकिन इतना बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ कि यहां के लोगों को, अगर आप बात करोगे पर्टिकुलर पर्संस को, पर्टिकुलर पीपल और पर्संस को, इनको गुलाम, स्लेव के तौर पर ट्रीट किया गया पूरी दुनिया में, इनके रिसोर्सेस को यूटिलाइज किया गया, और इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल किसी एक कंट्री ने नहीं किया, जबकि बहुत सारे, आप ये देखो ग्रीन पार्ट, ये पूरा फ्रेंच ऑक्यूपाइड टेरिटरी था। आप जितने भी रेड पार्ट देखो, रियो डी जेनेरियो पे देखो, इजिप्ट को देखो, नाइजीरिया देखो, ठीक है, ये जितने भी एरियाज हैं दे वर ऑक्यूपाइड बाय ब्रिटेन। यहां पर ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ब्रिटेन इनके सारे रिसोर्सेज को ड्रेन करना शुरू करेगा। वैसे ही जर्मन कॉलोनीज और तमाम पूरा यूरोपीय टुकड़ों, पूरा अफ्रीका आपका जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। जितने भी रिसोर्सेज थे वो सब कौन यूटिलाइज कर रहा है? अफ्रीका, सॉरी अमेरिका, या मैं कहूं यूरोप, क्योंकि यूरोप के इंपेरियलिज्म की बात हो रही है, यूरोप के साम्राज्यवाद की बात हो रही है, ठीक है। तो यूरोपियन साम्राज्यवाद की जो पूरी कहानी है वो यहां पर आकर खत्म होती है। और ये यूरोपियन, आज भी जो आपको बहुत सारे नाम, कीवर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, ये सारे कीवर्ड्स उसी यूरोपियन एम्पेरियलिज्म का हिस्सा है, यूरोपियन साम्राज्यवाद का हिस्सा है। जैसे अगर मैं बात करूं, अमेरिका की बात करूं, ठीक है ना, तो अमेरिका कोलंबस ने खोजा था, लेकिन कोलंबस ने जब अमेरिका खोजा तो उस समय पता भी नहीं था कि अमेरिका ही है ये, क्योंकि कोलंबस इंडिया खोजने के लिए निकला था। और इसीलिए ये रीज़न होगा कि अमेरिका के रीजन को भी क्या कहा जाएगा? इंडिया या वेस्ट इंडिया का पार्ट कहा जाएगा। और यहाँ के जो लोकल ट्राइब थे, यहाँ के जो लोकल नेटिव्स थे, उन्हें रेड इंडियन कहा गया। ये जो, क्योंकि बेसिकली दिमाग में क्या था, कोलंबस के, मार्को पोलो की किताब पढ़ के आया था और उसके दिमाग में इंडिया ही था, तो वो खोजने इंडिया निकला था, लेकिन काफ़ी सालों तक उसने यही कहा। वो तो बहुत बाद में जब एक ट्रैवलर है, जिस ट्रैवलर का नाम है अमेरिगो वेस्पुकी, तो सबसे पहली बार अमेरिगो वेस्पुकी जब यहाँ पे आएगा और ये एरिया वो बताएगा कि दिस वाज नॉट एक्चुअली इंडिया, वो अपने ट्रैवल्स में इस बात को इंक्लूड करेगा कि दिस इज नॉट एक्चुअली इंडिया, और ये अलग ही दूसरा एक आइलैंड है, कोलंबस ने जो हमें बताया, दैट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। क्लियर है? तो उसी के नाम पर, अमेरिगो के नाम पर इसका नाम रखा गया अमेरिका। तो आप देखो बहुत सारे जो नाम आज भी यूरोपियन नाम जो आप लेके आ रहे हो, ये यूरोपियन नाम उसी इंपेरियलिज्म से ही तो जुड़े हुए हैं, क्योंकि यूरोपियंस ने नाम बता दिया, अदरवाइज ये तो इंडिया के तौर पर ट्रीट किया जा रहा था। ठीक है, कनाडा की बात करोगे, कनाडा भी यूरोपियंस का दिया नाम है, लेकिन ये यूरोपियंस का जो दिया नाम है वो निकला जो है वो ट्राइबल से। कैसे?
कनाडा का जो नाम पड़ा है बेसिकली वहां पर ह्यूरॉन नाम का एक व्यक्ति आएगा, ठीक है, सॉरी जैक्स नाम का एक व्यक्ति आएगा। ये जैक्स नाम का व्यक्ति इस एरिया को सबसे पहले एक्सप्लोर करेगा, और जब इसने एक्सप्लोर किया तो वहां पर जो ट्राइबल्स रहते थे वो बेसिकली लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे ह्यूरॉन, और ये ह्यूरॉन लैंग्वेज में कनाडा को विलेज या गांव कहा जाता था, तो वो अपने एरिया को कनाडा कह के बुलाते थे। और इसी से उसने क्या कह दिया, उसने जाके यूरोप में कहा कि वी डिस्कवर्ड कनाडा, मतलब हमने कनाडा खोजा, और नाम पड़ गया यूरोपियंस ने उसे। आज तो आज भी आप उस पूरे कनाडा की जो बात करते हो ना, कनाडा वाज बिग, और बहुत सारे यूरोपियंस आके यहां पर अपने अपने सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश करेंगे, बट नाम उसका क्या चल रहा है, कनाडा। कनाडा का बेसिक मतलब होता है गांव, विलेज, क्लियर है। वैसे ही आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में जब कैप्टन कुक ने इसकी खोज की शुरुआत में, क्लियर है, तो ऑस्ट्रेलिया का नाम यूरोप से ही या यूरोपियन इंपेरियलिज्म से जुड़ा हुआ है। बेसिकली ऑस्ट्रल वर्ड का मतलब होता है साउथ, दक्षिण में। तो आप देखोगे कि ओशियाना या जो आपका नीचे ऑस्ट्रेलिया है वो कहां पर स्थापित है, सदर्न पार्ट में, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जितना ज्यादा जाएंगे। वैसे न्यूजीलैंड की बात करो तो न्यूजीलैंड भी जो है आपके तस्मान इस पर्सन है, हॉलैंड का एक व्यक्ति था, हॉलैंड का एक एक्सप्लोरर था, वॉयेजर था, जो ये सर्च करने आएगा और उसको ये एरिया दिखेगा, तो उसने उस समय इसका नाम क्या दिया था, बेसिकली नोवा करके बुलाया था, नोवा ज़ीलैंडिया, और यहां से यूरोप में वो नाम फेमस हुआ न्यूजीलैंड। तो बेसिकली जितने भी आप देखेंगे ये सारे पैटर्न यूरोपियन इंपेरियलिज्म से तो जुड़े हैं। ये सारे नाम आज भी इन देशों के नाम यूरोपियन लिजेसी से रिलेटेड हैं। तो ये आज इस वीडियो में हमने डिस्कशन जो किया वो यूरोपियन इंपेरियलिज्म का डिस्कशन किया कि कैसे कैसे यूरोप के सारे देश में मिलकर साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाने की होड़ हुई, और इस साम्राज्यवाद का शिकार बने एशिया के बहुत सारे देश, अफ्रीका के देश, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अमेरिका। चलिए तो इस तरीके से हमने वीडियो लगभग खत्म किया। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं फॉर योर कन्वीनियंस। द इजीएस्ट वे टू सर्च द वीडियो इज गो टू द मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। तो आप मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट को सर्च करें www.magnetbrains.com। आपको इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, है ना, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जितने भी कोर्सेज हैं सारे क्लास वाइज, क्लास फर्स्ट से अगर मैं बात करूं तो क्लास 12 तक, क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक आपके सारे वीडियोस यहां पर अरेंज हैं। और आपको पर्टिकुलर क्लास का वीडियो जैसे ही वॉच करना है, मान लीजिए हम क्लास 11th की बात कर रहे हैं तो क्लास 11th की बात करेंगे, तो क्लास 11th के सारे वीडियोस इस तरीके से अवेलेबल होंगे, है ना। जब आप आगे जाएंगे, इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो उसमें जैसे क्लास 11th के यहाँ पे ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज, वैसे हिस्ट्री का भी वीडियो आपको नीचे दिखेगा। जब आप उसको और स्क्रॉल करेंगे आगे, उस पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलरली आपको क्लास 11th के जो वीडियोस होंगे वो चैप्टर वाइज अरेंज दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखो सिलेबस ओवरव्यू और फिर सेक्शन 1, वैसे ही सेक्शन वाइज, थीम वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज सारे वीडियोस जो है प्रॉपर्ली अरेंज हैं। जो भी वीडियो पर्टिकुलरली आपको देखना है वैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे द वीडियो विल स्टार्ट प्ले, ठीक है। तो इस तरीके से सारे वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, आपके कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपका एफर्ट कम हो और आपकी प्रोडक्टिविटी इनहांस हो। सो स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू।